नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेम के विद्यालय संगठन एवं कक्षा प्रबंध जो आपका पेपर है उसमें हम लोग बात करेंगे छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में। छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में कैसे है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानवीय संसाधन के रूप में जब हम किसी भी विद्यालय को देखते हैं तो तीसरे स्तंभ के रूप में छात्र दिखाई देता है। पहला स्तंभ हम प्रधानाध्यापक की बात करते हैं, संगठन की बात करें अगर तो दूसरा जो स्तंभ हमारा होता है वो अध्यापक की हम बात करते हैं, और तीसरा स्तंभ जो माना जाता है, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इन्हीं के लिए कार्य जो किए जाते हैं, तो जो तीसरा स्तंभ है वो छात्र होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो छात्र हैं उन्हीं के केंद्रित हमको सारी संगठन की जो व्यवस्था है, प्रबंधन जो है हमारा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी मुख्य जो केंद्र है शिक्षा प्रणाली में, जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? विद्यार्थी। विद्यालय की स्थापना किसके लिए की जाती है? छात्रों को शिक्षा देने के लिए। चूंकि हम मानते हैं कि छात्र के द्वारा ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हमें करना है अच्छे से, तो वहां पे हमें अच्छे से शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करना है। तो यानी जो तीसरा स्तंभ है, छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में कैसे, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि क्या और कैसे है। ठीक है, उसका हमने SCERT का जो बुक है आपका, उसका हमने PDF स्कैन किया हुआ है, उसी को हम लोग देख करके और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आए हम लोग देखें। छात्र एक मानवीय संसाधन। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। यानी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, यानी जो विद्यालय है, मानवीय संसाधनों का जो तीसरा आधार स्तंभ क्या है? वो बालक और छात्र होते हैं उस विद्यालय के। ठीक है, विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। यानी जो विद्यालय हैं उनमें बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी बालकों का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए वहाँ पे अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, विद्यालय में जो भी प्रबंध होते हैं वह छात्र को ही केंद्र मानकर किए जाते हैं। यानी जो भी विद्यालय में प्रबंध किए जाते हैं वो छात्र को केंद्र में मानकर, यानी उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा जाता है। बालकों का किस लेवल के हैं उस लेवल का हमको मैनेज करना है। जैसे आप एक क्लास में हो, एक क्लास में एक टीचर को मैनेज करना हो, तो हर एक बालक का वो एक लर्निंग लेवल लेता है, लर्निंग लेवल के हिसाब से फिर उस पर कार्य करता है ना। तो यानी छात्र भी शिष्य का पर्याय है जो गुरु के गुणों को धारण करके उसकी रक्षा करता है। यानी जो छात्र है वो शिष्य का पर्याय है। यानी वो किसका धारण करता है? गुरु के गुणों का धारण करता है। यानी हम जितना, यानी हम लोग जैसा जानते हैं कि एक छात्र जो है वो गुरु का बहुत ज़्यादा कुछ अनुकरण करता है और उनके गुणों को और अच्छा भी करता है। ठीक है, छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों में लिया जाता है, तथापि शिष्य शब्द अपने आप में परिपूर्ण है जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करता है। वैसे हम लोग जानते हैं शिष्य की अगर हम बात करें तो जैसे कोई ड्राइवर है, अगर उससे भी कोई सीखता है गाड़ी चलाना तो वो भी उसका शिष्य हुआ। अगर कोई घर बनाने वाला गृह मिस्त्री है, यानी इस तरह का कोई कार्य करने वाला, उससे कोई कार्य सीखता है तो उसका भी वो शिष्य है। लेकिन शिष्य का अलग अलग हो सकता है अर्थ, लेकिन छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक शिक्षक के रूप में ही, गुरु के रूप में ही उसको हम लोग देखते हैं। उसी के हिसाब से हमारा मैनेजमेंट इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, छात्र की विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये त्रिकोण बिंदु के आधार पर इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसके शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक है। यानी जो छात्र है वो उसी के लिए कार्य करता है शिक्षक, और छात्र जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उसी के बेस पे होती हैं। यानी जिस लेवल का स्टूडेंट है उस लेवल की पाठ्य पुस्तकें होती हैं। ठीक है, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि पाठ्य वस्तु को छात्र को प्रदान करना, और छात्र का कार्य होता है पाठ्य वस्तु को सीखना। यानी
सीखना या अर्जित करना, यानी जो पाठ्य वस्तु है उसको कौन पढ़ाता है? शिक्षक। और किसके लिए पढ़ाता है? छात्र के लिए। यानी पाठ्य वस्तु का जो निर्माण किया गया है वो छात्र के लिए किया गया है, और सिखाने का उत्तरदायित्व किसका है? एक शिक्षक का। और सीखने का कार्य किसका है? छात्र का। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र एवं शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। इस संबंध में एक पुरानी कहावत है, जैसा जॉन लेटिन, इसका अर्थ होता है कि शिक्षक को अपने छात्र को भली भांति समझना चाहिए तथा शिक्षक को अपने विषय का स्वामित्व होना चाहिए। यानी जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझे। कब समझ पाएगा? जब उनकी साइकोलॉजी को समझेगा, तब उनके आधार पे वो अच्छा कार्य कर सकता है, शिक्षण कार्य कर सकता है। ठीक है। और उसको तभी वो अच्छा कार्य कर पाएगा जब उस विषय में वो विद्वता लिया हो, यानी उस विषय की उसको अच्छे से जानकारी हो। ठीक है। तभी शिक्षण प्रक्रिया का संपादन किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में अतीत काल से ही शिक्षक के आदर्शों और छात्रों के आचरणों की विवेचना की गई है। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधी आचरण आज भी आवश्यक है। यानी जो वैदिक काल में था शिक्षण व्यवस्था, यानी उसमें जैसे गुरु और शिष्य के प्रगाढ़ संबंध थे, यानी आज भी उस विशेषताओं को हम लोग को देखने को मिलता है। आज भी हम लोगों के परंपरा में है गुरु का चरण स्पर्श करना, इस तरह की चीज़ें हम लोग को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वर्तमान शिष्य का आचरण, यानी वर्तमान परिदृश्य में क्या है? पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन और उनकी अपेक्षा में गौरव का अनुभव करने लगा है। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं जो पाश्चात्य संस्कृति है इसके हम लोग दिखावे के रूप में, यानी जो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे आचरण में कभी नहीं था। ये गुरु शिष्य का संबंध जो है वो इस तरह का कभी नहीं बना था कि गुरु जो है शिष्य की बातों के उल्लंघन करे या उनके बातों को किसी तरह से टालना या मजाक लेना नहीं मानता था। वो आदेश के तौर पे मानता था, वो किसी भी हाल में। एकलव्य का आपके सामने एक एग्जाम्पल अच्छा मिलता है आज भी, है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कलंकित आज कर रहा है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक शिष्य का ही दोष है, हम गुरु का भी दोष है, यानी जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसका भी दोष है। शायद वो उस आधार पे आज कार्य नहीं कर रहा है। आज हम भी आपको शिक्षा दे रहे हैं या कोई भी शिक्षा दे रहा है तो उसके लिए एक अच्छा मूल्य चाहिए। यदि हमारे पास अर्थ अच्छा मिलता है तो हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा कार्य करेंगे। अगर अर्थ नहीं मिल रहा है तो नहीं कार्य करेंगे। तो वही स्टूडेंट क्यों नहीं हमारे लिए गलत समझेगा? यानी हमको दोनों को देखना है। एक हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सभी एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर सके। इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल जो पाश्चात्य संस्कृति है जो उसी का एक परिणाम है, यह कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। यह अवगुण हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसको हम लोग गुण नहीं मान सकते, अवगुण हम लोग माने कि ये जो है भारतीय संस्कृति के परंपराओं के अनुरूप नहीं है। छात्रों का यह गुण विदेशी संस्कृतियों की देन है। यानी जो पाश्चात्य संस्कृति यानी विदेशी संस्कृतियां हैं, जैसा कि हम जानते हैं संस्कृति में एक समय के बाद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होता रहता है। हम एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को धारण करते हैं, जो हमें लगता है समाज में ये अच्छा है तो उसको हम लोग धारण कर लेते हैं। नहीं, भारतीय साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों की जितनी विशद विशेषणा की गई है अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में से आज तक के साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों की शिक्षा प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और छात्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी कर रहे हैं, परंतु छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति आदर सम्मान भाव आज भी दिखाई देता है। छात्र अपने शिक्षकों का जीवन पर्यंत आदर सम्मान करते हैं। यह भारतीय संस्कृति की परंपराओं का प्रभाव है। बिल्कुल आज भी हम कह सकते हैं कि कुछ जगह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत जगह अभी हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं हुआ कि आज भी भारतीय संस्कृति नहीं छलकती है। आज भी हम देखते हैं अपने शिक्षा प्रणाली में कि आज भी भारतीय संस्कृति वैसे ही देखने को मिल रही है। ठीक है,
जहाँ तक है हमें विश्वास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।